Good morning, everyone. Today, taking our lesson further, we'll be starting with the next topic of nationalism in India, that is Royal Act. This act was passed in 1919 through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. That means ये एक्ट को पास किया गया थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जबकि इस एक्ट को बहुत सारे इंडियन मेंबर्स ने अपोज करने के बावजूद भी इस एक्ट को पास किया गया. This act gave the government enormous powers to repress political activities. इस एक्ट के चलते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दी गई एंड वन ऑफ द पावर वाज दे कैन रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. जो उस टाइम पे इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे एंड द ब्रिटिशर्स हैड द राइट कि वो उन एक्टिविटीज़ को रोक सकते हैं. एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years. इसी एक्ट के चलते हुए ब्रिटिशर्स के पास एक और पावर ये थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को प्रिजनर बनाकर डिटेंशन में रख सकते हैं. डिटेंशन मीन्स टू अरेस्ट समवन विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years. दैट मीन्स विदाउट मतलब ब्रिंगिंग विदाउट कंसिडरिंग हिज केस. उनको 2 साल के लिए वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वो अरेस्ट कर सकते हैं एंड जब उसकी हेयरिंग होगी, जो उसका केस रखा जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड आफ्टर 2 years. पहले उसको जिनको भी ब्रिटिशर्स अरेस्ट करेंगे उनको पहले जेल में रहना पड़ेगा 2 साल एंड देन दे हैव द राइट टू प्रेजेंट देयर केस आफ्टर 2 years. देन गांधी जी वांटेड कि इसके अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो बिकॉज ही कंसिडर्ड दीज लॉज एज अनजस्ट लॉज. उनको ही था कि ये जो लॉज बनाए हैं दे आर नॉट गिविंग जस्टिस टू द इंडियंस. सो गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज एंड दिस वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6th April. और उन्होंने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट रॉयल एक्ट स्टार्ट करनी थी, जो कि हड़ताल के साथ स्टार्ट होनी थी 6th April को. इसी के चलते हुए रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन. इसी हड़ताल के चलते हुए रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की गई. वर्कर्स जो रेलवे वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे वो स्ट्राइक पे चले गए एंड मैनी शॉप्स वर क्लोज डाउन. अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, जब ब्रिटिशर्स को ये सारी एक्टिविटीज़ का पता लगा and scared that the lines of communication such as railways and telegraphs would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. दैट मीन्स जब उनको ये सारी एक्टिविटीज़ का पता चला ब्रिटिशर्स को एंड दे वर स्केर्ड कि अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे रेलवेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, ये सभी डिस्टर्ब हो जाएंगी. मतलब इन सभी चीज़ों का काम रुक जाएगा इफ़ द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. सो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड कि हम इन नेशनलिस्ट पर स्ट्रिक्ट हो जाएं, हम इनको क्लैम्प डाउन करें. दैट मीन्स हम इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दें ताकि हमारा काम बंद ना हो और इनकी हड़ताल ख़त्म हो जाए. ऑन 10th April, इसी के चलते हुए 10th April को द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशंस. इसी के चलते हुए हड़ताल को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन पे जो वो इंडियंस बैठे हुए थे हड़ताल पे, उनके पीसफुल प्रोसेशन पे पुलिस ने फायरिंग की और जिसके कारण काफ़ी सारे अटैक्स हुए बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशंस पे. इसी के चलते हुए जब सिचुएशन बहुत वर्स हो गई तो अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया. मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ इज़ दी आर्मी व्हेन देयर इज़ अ रूल ऑफ आर्मी इन द सिटी. ठीक है, मार्शल लॉ इज़ आर्मी लॉ. दैट मीन्स जब आर्मी को पूरी पावर्स दे देते हैं टू कंट्रोल अ सिटी और अ स्टेट तो उसको मार्शल लॉ कहते हैं. और 10th April को अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया एंड जनरल डायर को कमांडर बनाया गया. Further, we'll be studying about the Jallianwala Bagh massacre. We all know that on 13th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place.
On that day, a large crowd gathered in the enclosed area of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. कई लोग आए थे गवर्नमेंट के न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए. रिप्रेसिव मतलब किसी को दबाना. एंड रॉयलैक्ट एक्ट के अंडर बहुत सारी पावर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी गई थी एंड बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट लॉ बनाया गया था बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. While others had come to attend the annual बैसाखी फेयर. कुछ लोग आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए बट कुछ लोग आए थे एनुअल बैसाखी फेयर अटेंड करने के लिए. बीइंग आउटसाइड द सिटी, विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ. कई लोग जो सिटी के बाहर से आए थे दे वर अनअवेयर कि अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है ऑन 10th of April. General Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd, killing hundreds of people. जनरल डायर को जब इस फेयर के बारे में पता चला तो ही केम टू द जलियांवाला बाग. ही ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट जहाँ से आने जाने का रास्ता था. ही ब्लॉक दैट ऑल द वेज एंड ही ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड. Later, he told that his main objective was to produce a moral effect and to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. That means उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये ओपन फायरिंग का क्या था. वो चाहता था कि इंडियंस के माइंड में एक मॉरल इफेक्ट रह जाए, एक दहशत रह जाए टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स और स्पेशली सत्याग्रहीज who were using, no doubt these satyagrahis were using non-violent methods in order to fight against the Britishers, but still he wanted जो सत्याग्रहीज की मूवमेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये बंद हो जाएं अगर वो इनके मन में एक फीलिंग ऑफ टेरर इंस्टिल कर देंगे तो उनके अंदर वो खुद ब खुद अपने आप को वीक फील करेंगे और ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पावरफुल समझेंगे और ये अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद कर देंगे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. आई होप टुडेज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू.